Hello everyone. Very good morning to all of you. You all are most welcome to KGS. Yes, नेहा, सलाम, कमलेश, कुशमेश, अभिषेक, जतिन, नीरज, सुनील, स्वागत है आप सभी का। यस, प्रवीण, विद्यासागर, श्रद्धा, आहिद, सुष्मिता, देवेश, गुंजा, you all are welcome to the session. Yes, अजीत, गुड मॉर्निंग। यस, आंचल, हाशिब, बिरजू, देवव्रत, माधुरी एंड ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग प्लेटो का राजनीतिक दर्शन पढ़ रहे थे और इस कड़ी में आज हम लोग प्लेटो के फांसीवाद के विचार पर चर्चा करेंगे। मतलब प्लेटो प्रथम फांसीवादी के रूप में। यस मंजू, थैंक यू। हम जानेंगे कि क्या प्लेटो ही प्रथम फांसीवादी था। फिर हम ये भी जानेंगे कि प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत है वो अपनी किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। और फिर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में या राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में प्लेटो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसे पढ़ेंगे। और इसके पहले एक सूचना दे दूं, हालांकि क्लास के अंत में भी उस सूचना को मैं रिपीट करूंगा। कल आपकी क्लास है ना, ऑनलाइन मोड में ही होगी और थोड़ी लंबी क्लास है, जैसा हम लोगों ने कल बात किया था। बढ़िया हेवी ब्रेकफास्ट करके आइएगा। 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग बैठेंगे, है ना, ताकि सिलेबस में थोड़ी रफ्तार बढ़े। टाइमिंग यही होगी 11 बजे से। अंतर ये होगा कि 11 से 1 की जगह 11 से 2 का सेशन है, 3 आवर्स का, है ना। कल संडे है और सारी क्लासेस हमारी ऑफ है, केवल ऑप्शनल की क्लास रखा हूँ। नहीं, 8 AM वाली, 8 AM से कोई क्लास नहीं है, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। ये शिवेंद्र के दिशा रोहित, वेलकम टू द सेशन। टाइम यही रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो मान लीजिए किसी को सहूलियत होगी तो किसी और को दिक्कत होगी। तो जिनको लाइव में दिक्कत होगी वो रिकॉर्डेड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। यस मोनू, वेलकम टू द सेशन, गुड मॉर्निंग। अब देखो जी, एक तो संडे को क्लास रखने में खुद के स्तर पे बड़ी झिझक होती है, इसलिए कि भाई जो भी सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं वो डे लॉन्ग पूरे हफ्ते भर काम करते हैं। संडे ही उनकी छुट्टी का एक माध्यम है। अब हम टीचर्स कभी कभी संडे को क्लास रख देते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आने लगती है, समझ रहे हैं। हफ्ते में एक दिन की तो उनकी छुट्टी बनती है और उनके बिना क्लास हो नहीं सकती, तो उनका भी ख्याल रखना होता है। अब मान लो अर्ली मॉर्निंग में रख दिए क्लास तो उनकी छुट्टी का तो मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। मोनू, अनिकेत, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रख लिया जाए। 11 बजे की टाइमिंग ठीक है। चलिए सिलेबस पे आ जाते हैं। हेडिंग डालिए, प्लेटो एज द फर्स्ट फासिस्ट।
तो विचार का यही मुद्दा है आज का, है ना। फिर जानेंगे उसके आदर्श राज्य के बारे में भी। तो पहले आदर्श राज्य बता दें हेमंत, या पहले इसे बता दें? जैसा कहिए। चलो, वो भी टॉपिक करना ही है, इसके बाद कर लेंगे। इसको पहले समझ लीजिए हेमंत। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं शिवेंद्र, उसके बाद उधर भी चलेंगे, आदर्श राज्य को भी समझ लेते हैं। आर्या। हाँ, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। शायद कल भी मैंने इसी को पहले हेडिंग लिख दिया था। अभिषेक, देखो जी, हम प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट यानी प्रथम फांसीवादी तभी कह सकते हैं जब प्लेटोनिज्म और फासिज्म में समानताएं दिखे। भाई, जब तक कहानी, जब तक प्लेटोवाद और फांसीवाद में समानताएं नहीं दिखेगी तब तक हम प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कैसे कह सकेंगे? नहीं कह सकते, है ना। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे अभी कि भाई प्लेटोवाद और फांसीवाद में क्या समानताएं हैं। और अब से आप मान के चलिए कि हर संडे एक लॉन्ग ड्यूरेशनल क्लास होगी आपकी, है ना। क्योंकि देखिए, लगभग ये 61st लेक्चर है आज का, या 62nd लेक्चर है, और अभी हम लोग पार्ट ए में ही हैं। पेपर 1 पार्ट बी भी कोई छोटा नहीं है ना। कुल 11 यूनिट्स हैं, और हम चाहते हैं कि किसी भी यूनिट को जब हम पढ़ें तो उसके सारे डायमेंशंस और सारे फेसेट्स को विधिवत तरीके से पढ़ें। समझ रहे हैं? हाँ। सर्वर, आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं या आगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे, आप कोशिश करिए पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिस के लिए ही तो देते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करना जतिन हमारे हाथ में नहीं होता। आपका मैसेज हमारे इंजीनियर के पास पहुंच रहा होगा। चलो, आपने फांसीवाद भी पढ़ लिया है, पढ़ा है ना 9वीं यूनिट में। अब टॉपिक पे बात करते हैं, छोड़िए इधर उधर की चीज। फांसीवाद की विशेषताएं आपने पढ़ी है। प्रवीण करें पर डे क्लास हो, पर डे तो क्लास होती ही है प्रवीण, कहाँ छुट्टी होती है आपकी? क्लास तो लगभग नियमित ही रहती है। आप ये कहना चाह रहे होंगे कि संडे को भी हो। याद भी है, शिवेंद्र बोल रहे हैं फांसीवाद। तो देखो जी, अब चूंकि फांसीवाद हम पढ़ चुके हैं, प्लेटोवाद भी पढ़ चुके हैं, तो पहले फांसीवाद को ही उकेरने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, फांसीवाद में आपने पढ़ा ना कि राज्य का बहुत महिमा मंडल किया जाता है, और राज्य को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है कि नहीं? भाई, फांसीवाद तो एक तरह से कह लीजिए भक्त तैयार करता है ना। फांसीवादी व्यवस्था चाहती है कि जनता अपने विवेक से, बुद्धि से हाथ धो बैठे, और जो विचारधारा हम उसके दिमाग में डालें, पागलों की तरह उस विचारधारा के पीछे जनता दौड़ती रहे, है ना।
और राज्य के हित में हमेशा अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहे। मुकेश, तो इसका मतलब ये हुआ कि फांसीवाद में राज्य का अत्यधिक महिमा मंडल किया गया है और राज्य के हित में व्यक्ति के बलिदान का समर्थन किया गया है। यही इसका मतलब निकला ना। व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। यानी राज्य साध्य है और व्यक्ति क्या है? महज साधन है। ये फांसीवाद की पहली अहम विशेषता है। प्रवीण, पवन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पवन। पवन को पूरा याद है, बिल्कुल टिप्स पे। ठीक है। अच्छा, साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम और लोगों को भी आ रही है क्या? पवन, मुकेश, सुनील, प्रवीण, एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्योंकि अगर सभी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हो सकता है फिर आर्या आपको अपना सिस्टम एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर साउंड नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, तौसीफ बता रहे हैं कि नहीं आ रही है, तो ये आपके एंड से प्रॉब्लम है आर्या। अच्छा, सलाम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी सलाम के एंड से होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, जब आपने प्लेटोवाद पढ़ा, यानी प्लेटो का दर्शन, नेहा, तो प्लेटो का दर्शन भी यही कहता है ना। देखो, प्लेटो ने निरंकुश शासन की बात की है, यानी दार्शनिक शासक के निरंकुश शासन की वकालत की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, निरंकुश शासन की वकालत करते हुए भी शासक के ऊपर प्लेटो कुल 4 प्रकार की शर्तें आरोपित करता है। और उन शर्तों में दो बड़ी अहम शर्त है। पहला, दार्शनिक शासक राज्य के, यानी नगर राज्य के आकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरी बात, राज्य की, मतलब राज्य के लिए न्याय की जो अवधारणा है, प्रवीण, राज्य के लिए जो न्याय की अवधारणा है, उसके साथ भी शासक छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि उसको मेंटेन रखने की पहल करेगा। भाई, राज्य के लिए न्याय क्या है? जनता के अलग अलग वर्ग अपने अपने वर्गीय दायरे में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करें। शासक को यह सुनिश्चित करना होगा कि शासक वर्ग केवल शासनिक दायित्वों का निर्वहन करे, उत्पादक वर्ग केवल उत्पादन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करे, और योद्धा वर्ग केवल रक्षा व सुरक्षा से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करे। तो ही जाकर राज्य के लिए न्यायशील अवस्था बनी रह सकेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, महेंद्र? इसका मतलब कि प्लेटो ने भी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना है। प्लेटो भी राज्य को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व देता है। ये बात स्वीकारेंगे ना? अवलेश कह रहे हैं कि सर, इस क्लास के सभी लेक्चर टेलीग्राम पर फ्री में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब क्या करिएगा, ये सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है। आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट है। अच्छाइयाँ हैं तो इसकी बुराइयाँ भी हैं। भाई, अवैध तरीके से लेक्चर को सर्कुलेट करना, बताइए कहीं से भी उचित है? बट क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे लालच में आकर इस तरह के फ्रीली अवेलेबल लेक्चर्स को अटेंड करने लगते हैं, आप देखेंगे पता चला कुछ लेक्चर्स तो आएगा, बीच में कुछ लेक्चर्स गायब हो जाएगा, तो फिर उनकी फ्लो टूटती है। देखो आरती, संस्थान को
इन चीज़ों की खबर होती है, संस्थान अपनी तरफ से प्रयास भी करती है कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने वाले भी उतने ही हैं जितना इसके सदुपयोग करने वाले। लीगल एक्शन तो लिया ही जाता है। तभी तो देखेंगे कि अचानक कुछ लेक्चर डालते हैं ये सब, फिर गायब हो जाएगा। अब बच्चा परेशान, क्या करे, आधा पढ़े छूट गया। हाँ हाँ, एक वो पार्लर सिस्टम चल रहा है प्रवीण। कई लोगों ने मुझे पहले भी बताया। हम्म। दार्शनिक रूप से तो लोग कह देंगे कि ठीक है, बैच में भी तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स लाभान्वित हों, तो वहां भी बच्चों को लाभ पहुंच रहा है, आपको क्यों आपत्ति हो रही है। वही दार्शनिक दृष्टिकोण से माना कि थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो फिर भी ठीक नहीं है। तो बड़े बड़े खलीफा पड़े हुए हैं, क्या करिएगा, उनको नियंत्रित करना आसान नहीं है। चलिए, तो ये तो समझ गए ना कि प्लेटो के दर्शन और फांसीवादी दर्शन दोनों ही में, है ना, तौसीफ व्यक्ति को साधन माना गया है और राज्य को साध्य माना गया है। कोई नहीं, देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर व्यवस्था का सदुपयोग और थोड़ा बहुत दुरुपयोग हो ही जाता है। ये मानव सभ्यता के हर काल में होते रहा है। अब आप ही बताइए, आज के डेट में प्राइवेसी जैसी कोई चीज रही? आप किसी मुद्दे पर दो चार दोस्त मित्र एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सबके पास एंड्रॉयड फोन है ना, तनीषा। और जिस मुद्दे पर आप बात करेंगे ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल आपके डोमेन में एंटर कर गया है। जिस मुद्दे पर बात करेंगे, देखेंगे आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल होगा उसी मुद्दे से संबंधित मैटर आपको दिखने लगेगा। सलाम करें, आपके नाम से चैनल चल रहा है। अब बताओ क्या कहोगे इसको। जबकि मैं सोशल मीडिया पे आपको बताऊं, ना के बराबर एक्टिव रहता हूं, क्योंकि एक्टिव रहने की गुंजाइश नहीं है ना। अब हम जहां जहां पढ़ाते हैं, वही हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि टीचर हो गए तो आप निरंकुश हैं। आपको व्यवस्था के जो मानक होते हैं या व्यवस्था के जो मानदंड होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चलना होता है। अब मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, राजनीति विज्ञान आपके साथ साझा करता हूँ, लेकिन मैं कभी राजनीतिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करता पब्लिक डोमेन में। मान लीजिए कोई टिप्पणी कंट्रोवर्शियल हो गई, तो मामला केवल मेरे तक सीमित नहीं रहेगा ना। इसका प्रभाव मेरी वजह से मैं जिस संस्था में हूँ उस संस्था पर भी पड़ेगा। तो हम अपने किए का भुगतान स्वयं के स्तर पे कर लें तो चलेगा, लेकिन हमारी वजह से उसके रिपरकशंस किसी और पर पड़े, ये तो मेरे लिए भी नैतिक नहीं होगा ना। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप कल को सर्विस में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इच्छा करती है कि करें, लेकिन आप कर नहीं सकते। सौरभ कह रहे हैं आप फिलोसफिकल बातें भी करने लगते हैं। फिलोसफिकल बातों का मतलब ये होता है कि बौद्धिक बातें करनी ही चाहिए, हम सब बौद्धिक लोग हैं।
आप कम फिलोसफिकल हैं, आप कोई अनाड़ी थोड़ी हैं, बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना। ठीक है। और वैसे भी पॉलिटिकल फिलोसफी तो चल रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं, चाहे आपका कोई भी विषय हो लाइफ में, आंशिक रूप से ही सही, छिछले स्तर पे ही सही, 3 विषय तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। नंबर 1 फिलॉसफी, नंबर 2 सोशलॉजी, नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। और चाहे पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे पॉलिटिकल साइंस को आपने सबसे ऊपर क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि ये बातें मैं सिविल सर्विसेज के सिलेबस को ध्यान में रखकर नहीं कर रहा हूं, है ना। ये हमारे व्यक्तित्व के सिलेबस के अनुसार है। कोई कितना भी पढ़ ले, अगर उसे फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है तो मेरा निजी रूप से मानना है कि उसका जीवन अधूरा है। अगर वो सोशलॉजी का ज्ञान नहीं रखता, हल्का फुल्का ही सही, उसका सारा पढ़ा लिखा बेकार है। अब एक बार तो मेरे टेलीग्राम पे किसी ने मैसेज किया और मैं देखा उसका नाम लिखा हुआ है संजय ठाकुर सर। अब संजय ठाकुर सर मुझे मैसेज कर रहे हैं। अब मैं तो माथा पीट लिया कि ये क्या चल रहा है। ठीक है प्रवीण, तब क्या ही कर लेंगे। अब मान लो मेरे नाम से ही इस तरह की आईडी बना के वो किसी के साथ अभद्रता ही कर लिया, सामने वाला अगर ध्यान से चीज़ों को नहीं समझा तो मेरे ऊपर ही कोप भंजन कर डालेगा। इस समय किसी भी सूचना को आप कई राउंड क्रॉस चेक करिए तो उस पर यकीन करिए। पढ़ा देंगे ओशो का दर्शन। भाई ओशो तो आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये भी मैं कहूँगा कि उसके लिए बहुत प्लान नहीं होना है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा समय निकालकर छुट्टियों के दिनों में ओशो को पढ़ा करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा वो बता रहे हैं वैसा बन जाइए, लेकिन इससे आपका तर्क कौशल बढ़ेगा और ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, है ना। तो देखो जी, प्लेटोवाद फांसीवाद में पहली समानता हमने देख ली। अच्छा, दूसरी समानता, आपको नहीं लगता कि जो फांसीवादी व्यवस्था होती है श्वेता, जो फांसीवादी व्यवस्था में आप पाएंगे कि जो फांसीवादी हुक्मरान होता है, जो शासक होता है, राज्य की सभी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है ना। हाँ बिल्कुल आंचल, नहीं हम तो ध्यान ही देना बंद कर दिए हैं। कभी कभी नंबर जुगाड़ के लोग ये भी मैसेज करते हैं कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब हमें लगता है भाई स्टूडेंट कोई भी हो, क्या पता हमारा ही स्टूडेंट हो, अपना केजीएस का बच्चा हो, नंबर पा गया कर दिया। तो हम पूछते हैं कि बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। सर हमें एडमिशन लेना है। हम बताते हैं कि ठीक है। अब इसके बारे में तो हमें कुछ बहुत आइडिया नहीं होती, लेकिन वो तो सब कुछ ओपन है सोशल मीडिया पे। हर बैच से पहले इंफॉर्मेशन आती है शॉर्ट वीडियोस वगैरह के रूप में, उसमें लिंक भी लगी होती है। तो कैसे एडमिशन ले, हमने लिंक भी दे दिया। लास्ट में कहा कि नहीं सर, कोई स्टूडेंट जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसके साथ हमें जुड़वा दीजिए। अब बताओ। अब ये तो उसी तरह की जिद हुई ना कि हमें चंद्रमा चाहिए। बच्चे बुजुर्गों से जिद करते हैं कि हमें वो तोड़ कर लाइए। उंगली दिखाएंगे, बुजुर्ग कहेंगे क्या तोड़ कर लाना है, तो चंदा को तोड़ कर लाना है।
अब बच्चे को तो नहीं मालूम, लेकिन बुजुर्ग को मालूम है कि चंद्रमा को तोड़कर नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे ऐसे भी हादसे होते हैं। देखो जी, फांसीवाद टोटालिटेरियनिज्म में यकीन रखता है ना। सर्वाधिकारवाद में राज्य की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लो, पहली बात। जनता के मतलब लोगों के जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण, कंट्रोल करने लगते हैं। आपके घर में घुस जाएंगे, रसोई में क्या बन रहा है, आप कहेंगे ये जानने वाले आप कौन होते हैं, तो वो बोलेंगे बगल में किसी ने कहा है मांस बन रहा है खाने में। सामने वाला बोलेगा क्या दिक्कत है, मांस खाया जा सकता है। नहीं, ये अमुक प्रकार का गोश्त बन रहा है, ये नहीं चलेगा, लिंचिंग कर दी गई। ये क्या है? फांसीवाद है। यही तो कहा जाता है कि जनता के जीवन के हर क्षेत्र में अतिक्रमण करना, और यह अतिक्रमण लोकतांत्रिक मान्यताओं के विरुद्ध है। समझ रहे मेरी बात? अब बताइए, प्लेटो के दर्शन की समीक्षा करते हुए, खास करके प्लेटो जब अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की वकालत करता है, दार्शनिक शासक के खास करके निरंकुश शासन की वकालत करता है, तो कार्ल पॉपर यही कहता है ना कि प्लेटो का दर्शन निकृष्ट कोटि की निरंकुशता व सर्वाधिकारवाद को जन्म देता है। तो भाई प्लेटो के ऊपर भी तो सर्वाधिकारवादी होने का आरोप लगता ही है। जब उसका शासक निरंकुश है तो कुछ भी कर सकता है। प्लेटो कहता है कि हमारे शासक के ऊपर संविधान या कानून की कोई बाध्यकारिता नहीं होगी। तो बताइए, प्लेटो के दर्शन में भी सर्वाधिकारवाद की झलक आती है कि नहीं? और सर्वाधिकारवाद मूल रूप से किसकी पहचान है? फांसीवाद की पहचान है। समझ पा रहे हैं आर्या? भाई प्लेटोवाद और सर्वाधिकारवाद में समानता दिख रही है कि नहीं? निकृष्ट मतलब इंफेरियर, कॉलोनी, हीन, उपेक्षित, जिसे हम पसंद नहीं करते। अच्छा, बताइए, फांसीवाद में कहा जाता है ना कि फांसीवादी शासन व्यवस्था लोकतंत्र का गला घोट देती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को विनष्ट कर देती है। तो फांसीवाद में लोकतंत्र, संविधानवाद, कानून का शासन, बताइए इन सब में यकीन किया जाता है क्या? आप ही बताओ, प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक में क्या इनकी बात करता है? नहीं करता। यहाँ जो मैं ये टिक्स लगा रहा हूँ वो साबित करता है कि जो इधर है वही इधर भी है ना? अच्छा, फांसीवाद में आपने पढ़ा है, यहाँ पर बेसिकली निर्जातीय श्रेष्ठता अथवा कह लीजिए निर्जातीय विभेद को बढ़ावा दिया जाता है, भेदभाव।
यानी असमानता, ये समानता में विश्वास नहीं रखता फांसीवादी दर्शन। असमानता में विश्वास रखता है। आप बताइए, क्या प्लेटो के दर्शन में असमानता नहीं है? भाई उस पर भी तो आरोप लगता है कि भारत, मानो उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है या वर्गीय व्यवस्था है, लगभग भारत की वर्ण व्यवस्था की तरह है। वो अलग बात है कि भारत की वर्ण व्यवस्था की तुलना में उसकी वर्गीय व्यवस्था में भेदभाव के तत्व कम हैं, लेकिन विभेद मूलक तो फिर भी है। आप बताइए, उत्पादक वर्ग शासक वर्ग को किस रूप में लेगा? स्वाभाविक सा विभेद दिख जाएगा। भले वो विभेद उत्पीड़क हो या ना हो, लेकिन विभेद तो है, असमानता तो है। सौरभ, सौरभ करें सर, आप बहुत धीरे धीरे बताते हैं। अगर आपको इससे समस्या हो तो हम इसका समाधान बता रहे हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास किया करिए, स्पीड 3 गुना बढ़ा दीजिए, तेजी से हो जाएगा, है ना? हर चीज का सोल्यूशन है। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? ये जीवन बहुत अनमोल है, रिलैक्स रहा करिए। ठीक है नितिन, तो बताओ, इन समानताओं को देखते हुए आप कह सकते हैं ना कि भाई प्लेटो के दर्शन में फांसीवाद की झलक तो आ रही है। महेंद्र, तो देखो, शिवेंद्र कह रहे हैं ये क्लास विशुद्ध, हाँ ये विशुद्ध रूप से ऑनलाइन है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी, उनकी चैट बॉक्स लेफ्ट साइड में है। वो चूंकि ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो उनको बहुत चैट करने की आदत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा, आपकी लिखने की फ्रीक्वेंसी थोड़ा अधिक है। शुरू शुरू में ऐसा लगता था ऑनलाइन क्लासेस में, जो विशुद्ध रूप से ऑनलाइन होती है, यार सामने बच्चे नहीं हैं कैसे चलेगा, लेकिन अब तो आदत बन गई है। ठीक है जितेंद्र, चलो माधुरी, इसे मान लो कि इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्लासेस नाउ अडेज। थोड़ा समय तो बातचीत में चला ही जाता है। हाँ, जरूरी मुद्दे पर बातचीत भी जरूरी है। तो इन समानताओं की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ही प्रथम फांसीवादी है।
क्लियर है ये? हर्षिब, देवव्रत, शिवेंद्र। अब देखो एक दूसरा पक्ष भी है जो यह प्रमाणित करेगा कि नहीं जी, प्लेटो प्रथम फांसीवादी नहीं हो सकता। तो आपको क्लू तो मिल ही गया होगा कि दूसरे पक्ष में प्लेटोवाद और फांसीवाद में असमानताएं दिखेंगी, समानताएं नहीं दिखेंगी। नितिन, चलिए। अब जरा देखें, अगर प्लेटोवाद और फांसीवाद में हमें असमानताएं दिख जाए तो भाई ये प्रमाणित हो जाएगा कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी नहीं है। हाँ, बिल्कुल प्रवीण। देखो, जो फांसीवादी दर्शन है यह हमेशा शक्ति को वरीयता देता है। देता है कि नहीं? रिया, रिया 20 सितंबर को वो ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए बजाबते टेस्ट सेंटर्स भी बताए गए हैं। भाई फांसीवादी दर्शन इस बात पर बल देता है कि राज्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करे, क्योंकि जब शक्ति अर्जित करेगा तौसीफ, तो वो साम्राज्यवाद को हवा दे पाएगा, क्योंकि ये साम्राज्यवाद में यकीन करते हैं। ठीक है। अब बताओ प्लेटोवाद में किस पर बल दिया जाता है? राज्य की शक्ति पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि न्याय पर आधारित राज्य की वकालत की गई है। बताइए, ये भिन्नता है कि नहीं? हर्षिब, नेहा। भाई प्लेटो के दर्शन का उद्देश्य क्या है? न्याय को बढ़ावा देना।
व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करना, राज्य के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यानी न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करना, है ना। जबकि फांसीवाद में क्या है, शक्ति को वरीयता दिया जाता है, राज्य की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, ताकि राज्य अपने साम्राज्यवादी एजेंडे को साध सके। अब बताइए, प्लेटो के राज्य के बारे में बोला गया है ना, कि राज्य का क्षेत्रफल तथा इसकी जनसंख्या कैसी होगी, संतुलित होगी, और निरंकुश शासक के ऊपर भी यह अंकुश लगाया गया है कि वो राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने की कोशिश ना करे। परिवर्तन का मतलब क्षेत्रफल घटाना ही नहीं होता, बढ़ाना भी होता है। तो अगर प्लेटो को साम्राज्यवादी एजेंडा साधना होता तो अपने निरंकुश शासक पर अपवाद स्वरूप यह अंकुश क्यों लगाता कि तुम्हें राज्य के आकार को नियंत्रित रखना है। क्लियर है ये बात। सौरभ, ठीक है। ये बताइए, क्या फांसीवाद में इस बात पर बल दिया जाता है कि लोगों के पास ज्ञान हो, विवेक हो, तर्क हो? नहीं, फांसीवादी दर्शन लोगों के ज्ञान विवेक तथा तर्क क्षमता का अवमूल्यन कर देता है ना। फांसीवादी दर्शन लोगों के ज्ञान विवेक तर्क क्षमता, मानो इस पर ग्रहण लगा देता है। जरा प्लेटो के बारे में सोचिए। प्लेटो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बजाबते एक व्यापक शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा योजना की बात करता है। और वो बताता है कि शिक्षा ही व्यक्ति को ज्ञान की तरफ ले जाती है। ज्ञान व्यक्ति के लिए जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है ना। ज्ञान से ही व्यक्ति सही तरीके से इस जगत को समझ पाता है, यह पता कर पाता है कि जिसे हम यथार्थ जगत कहते हैं वास्तव में ये वास्तविक नहीं है, जिसे हम अवास्तविक जगत या पारलौकिक जगत कहते हैं वही वास्तविक है, प्रत्यय जगत। तो प्लेटो ज्ञान विवेक तर्क क्षमता की वकालत करता है। फांसीवाद फांसीवाद ज्ञान विवेक और तर्क क्षमता पर ग्रहण लगाने की कोशिश करता है। ये चाहता है कि व्यक्ति का ज्ञान मर जाए, फिर हम उनके सॉफ्टवेयर में जो सूचनाएं, जो इनपुट डालना चाहें वही डाल दें। फांसीवाद व्यक्ति को बारूद बना देता है, एक चिंगारी मात्र उसके फटने के लिए पर्याप्त होती है। प्लेटोवाद ऐसा नहीं करता। प्लेटोवाद तो कहता है कि किसी भी मुद्दे मुद्दे को परखते समय अपने तर्क कौशल का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, यूं ही किसी बात पर भरोसा मत कर लो। समझ पा रहे हैं इस बात को?
इसके दर्शन में ज्ञान विवेक व तर्क क्षमता को स्वीकार किया गया है। दोनों में अंतर है ये। फांसीवाद में ये कहा गया है कि मानव सभ्यता तभी उन्नति करती है जब युद्धरत हो, क्योंकि युद्ध से मानवीय गुण उभरते हैं, त्याग का, राष्ट्रभक्ति का, वगैरह वगैरह। प्लेटो युद्ध जैसे किसी विचार का समर्थन नहीं करता है ना। तो फांसीवाद में युद्ध का महिमा मंडल किया गया है। प्लेटोवाद में युद्ध की बात नहीं की गई है। तो बताइए, प्लेटोवाद और फांसीवाद में यहाँ अंतर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सलाम। संतुलित व व्यवस्थित कार्यशैली है, एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस प्रकार प्लेटोवाद और फांसीवाद में समानताओं के आधार पर आपने कहा कि प्लेटो ही प्रथम फांसीवादी है, बताइए इन असमानताओं के आधार पे क्या सहज आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी नहीं है? आगे बढ़ें। ये फेसेट आप ढंग से समझ गए। साथ साथ अगर आपने बोर्ड वर्क कर लिया होगा, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डिक्टेशन टू यू। आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा मैं। ठीक है। हाँ, अमित, इसमें आपको ये बताना होगा कि जो प्लेटो का दर्शन है उसमें कुछ मौकों पर फांसीवाद की झलक मिलती है, जबकि कुछ ऐसे अवसर हैं जहां उसका दर्शन बिल्कुल फांसीवाद के विरुद्ध है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि पूर्ण रूप से वो फांसीवादी नहीं है, बट इतना तो जरूर कहेंगे कि फांसीवाद की जो जड़ें हैं वो प्लेटो के दर्शन में ढूंढी जा सकती है ना। ठीक है। अभिषेक, अनुज, सुनील, सौरभ। अब देखो इसके आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है। अब आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में सहज जानकारी इस आधार पर आप इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई इसके आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है ना। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित अध्ययन। तो प्लेटो जिस राज्य की वकालत करता है, अगर इस राज्य की हम विशेषताएं जान लें तो यह मान लिया जाएगा ना कि हमने इसका व्यवस्थित अध्ययन कर लिया। अब क्या इसकी विशेषताएं हैं? भाई इसकी विशेषता यह है कि इसका आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। बिल्कुल देवेश। दार्शनिक शासक के द्वारा अभिशासित है, गवर्न्ड है। दार्शनिक शासक के निरंकुश शासन द्वारा अभिशासित है। बिल्कुल। इसके राज्य में कुल 3 वर्ग हैं। शासक वर्ग, योद्धा वर्ग, और क्या है? उत्पादक वर्ग। है ना। प्लस आप ये भी कहेंगे कि इसके राज्य में नारीवाद, साम्यवाद, फांसीवाद जैसे आधुनिक विचारों की झलक मिलती है। बिल्कुल। इसके राज्य में कार्य विशिष्टीकरण, शक्ति प्राथक्य तथा वर्गीय समरसता
की झलक मिलती है। राज्य का आकार तथा जनसंख्या संतुलित है। ज्ञान व चिंतन को वरीयता दिया गया है। ठीक है। सलोनी। हाँ, स्त्री पुरुष समान शिक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। स्त्री पुरुष समान शिक्षा पर बल दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य नियंत्रित शिक्षा। तो बताइए, प्लेटो का आदर्श राज्य यही है ना? आगे बढ़ें। अब देखिए, प्लेटो का जो दर्शन है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तमाम आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का किसी न किसी रूप में स्रोत है कि नहीं? देखो, कम से कम नारीवाद, साम्यवाद और फांसीवाद, इनकी तो झलक दिखी जाती है ना? इसीलिए आपको बताऊं, कार्ल पॉपर कहता है कि एक विचारक के तौर पे या समीक्षक के तौर पे कोई भी व्यक्ति जब प्लेटो को पढ़ेगा या समझेगा, तो यही पाएगा, या तो प्लेटो का समर्थन किया जा सकता है या विरोध किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना? आप प्लेटोनिक हो सकते हैं, एंटी प्लेटोनिक हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब कि सामने वाले को अपनी जेहन में रखें। किसी का विरोध कर रहे हैं तो तय मानिए उसको और अधिक अपनी जेहन में आप रखे हुए हैं। इसका मतलब कि मिला जुला कर आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आप तटस्थ नहीं हो सकते। और चूंकि इसका दर्शन इतने सारे सिद्धांतों का, विचारों का केंद्र बिंदु है, कि एक विचारक है एन वाइट हेड। वाइट हेड तो यहाँ तक कह डालता है कि द एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द फुटनोट्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। कोई महिला शासिका भी हो सकती है महेंद्र। मुझे लगता है कि प्लेटो का आपने पूरा चिंतन पढ़ लिया। आप सहज कयास लगा सकते हैं कि उसने राजशाही की वकालत नहीं की है। वो किसकी बात करता है? शासक वर्ग की। वो जिसे फिलोसफर किंग कहता है, वो संख्या में एक नहीं है।
समझ रहे हैं मेरी बात? प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं है। व्यक्ति की तुलना में ये समाज को महत्व देता है। और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं जब ये साबित कर रहे थे कि क्या प्लेटो ही प्रथम मार्क्सवादी है। तो हमने मार्क्सवाद और प्लेटोवाद में समानताएं पढ़ी थी कि नहीं, कि दोनों ही विचारधाराएं व्यक्ति की तुलना में समाज को वरीयता देती है ना। तो पूरे शासक वर्ग की बात की गई है। आप ये भूल नहीं करेंगे कि किसी राजा विशेष की वो बात करता है ना। तो देखने में अजीब जरूर लगेगा, क्योंकि वो निरंकुशता की बात कर रहे हैं, कानून के शासन की बात नहीं कर रहा है, बावजूद इसके समूह के शासन की बात कर रहा है। और अगर दार्शनिक पक्ष को हटा दिया जाए, व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखा जाए, तो समूह का शासन हमें लोकतंत्र की तरफ ले जाता है। तो इस लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि छद्म रूप से ही सही, छद्म रूप में ही सही, उसके दर्शन में लोकतंत्र की भी झलक है। क्लियर है ये बात? महेंद्र, सलाम, प्रवीण। फुटनोट्स का मतलब समझ रहे हैं? आरती कर रही है, प्लेटो की आलोचना नारीवादियों ने नहीं किया क्या? जिसका प्लेटो को पत्नियों का साम्यवाद का विचार दिया, नारियों को आलोचना करनी भी नहीं चाहिए आरती। आज के वर्तमान नारीवादी दर्शन को आप देखेंगी तो वर्तमान नारीवादी दर्शन इसी तरफ इशारा करता है ना, कि नारियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नंदिनी, भाई प्लेटो यही कहता है ना कि नारियों को घरेलू भूमिका तक सीमित करके मत रखो, है ना। उनकी बाहरी भूमिका में भी उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए जितना पुरुषों का होना चाहिए। आज की जो नारीवादी विचारधारा है वो बेसिकली नारियों की स्वतंत्रता और समानता को ही तो बढ़ावा दे रही है। उसने विवाह जैसी परंपरा, विवाह जैसी व्यवस्था पर कुठाराघात किया है। आज का उग्र नारीवाद क्या कह रहा है? वो भी तो यही कह रहा है। आप सुनते होंगे अक्सर चर्चा
शादीशुदा संबंध, मैरिड रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप, ये लिव इन रिलेशनशिप किसकी देन है? फेमिनिज्म की देन है। समझ रहे हैं मेरी बात? नारी चिंतन के बदलते स्वरूप की देन है। शादीशुदा जिंदगी में तमाम ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं जो स्त्रियों को पुरुषों का सहयोगी मात्र बनाकर सिमटा देती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कोई त्योहार था, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, आप लोग को याद आ रहा हो, जिसमें पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। व्रत तोड़ते समय पति परमेश्वर का आशीर्वाद लेती हैं। वो क्या था अभी कुछ, तुम लोग की भी हाल हमारी वाली ही है, नहीं, तीज, हाँ। मतलब आपको याद है, मुझे लगा कि मुझे मुझे ही याद नहीं है। आप बताइए, त्योहार, परंपरा, धर्म, इन सब के नाम पे आपको नहीं लगता कि पुरुष और स्त्री में असमानता को धार्मिक वैधता प्रदान कर दी गई, परंपराओं की वैधता प्रदान कर दी गई? तुम मैं मुझे बता दो एक भी त्योहार जो पति के लिए आवश्यक है कि पति व्रत करेगा, निर्जला व्रत जिससे पत्नी की उम्र बढ़ जाए, ऐसा कोई है? तो पत्नी ही क्यों करेगी भाई व्रत? करवा चौथ में भी पत्नी ही करती है। अब कुछ नौटंकीबाज पति भी करने लगे हैं साथ साथ में। जब तक पति पत्नी में प्यार मोहब्बत ठीक ठाक रहती है तब तक वो भी करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। बताओ। क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी पत्नियों के ऊपर इस तरह की बाध्यकारिता है? नहीं है। अगर दोनों पार्टनर कामकाजी हैं तो मेल पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ऑफिस जाने का समय हो गया, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं तैयार हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? आप महिलाओं की आप बीती सुनिए, जो प्रमोशन के माध्यम से शादीशुदा हुई हैं, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रही, फिर उसी मेल पार्टनर के साथ शादीशुदा संबंधों में चली आई। वो बताएंगी मेल साइकोलॉजी क्या होती है। लिव इन रिलेशनशिप में सुबह सुबह मेल पार्टनर चाय बनाता था और उसी के साथ दिनचर्या की शुरुआत होती थी। लेकिन जैसे ही शादीशुदा संबंधों में वो आए, तमाम परंपराएं, सामाजिक धार्मिक परंपराएं स्त्री के ऊपर थोप दी गई। जैसे एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया कि घर का सारा दायित्व स्त्री को ही निभाना है। हाँ, नंदिनी करी क्या, इससे सामाजिक व्यवस्था पर कोई नहीं। सवाल ये उठता है कि कौन सी सामाजिक व्यवस्था उपयुक्त है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था अनुपयुक्त है, ये देश काल व परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये कोई ऑब्जेक्टिव सिस्टम तो है नहीं। सौरभ, अब सौरभ को महिलाओं के फोटो खिंचवाने पर आपत्ति है। भाई समाज के अंदर ऐसी परंपराएं तो लोगों को असमानता की स्थिति में पहुंचाती हैं, किसी को अतिरिक्त स्वतंत्रता और किसी की स्वतंत्रता में कटौती करती हैं। आपको नहीं लगता कि इस पर प्रश्न उठेगा, इस पर बातचीत होगी? अच्छा बताइए,
बच्चों की ही तरह बच्चियों को पढ़ने की आज़ादी दी गई। औसत सफलता दर देख लीजिए, बच्चों की तुलना में बच्चियों की सफलता दर अधिक है। तो जब ये क्षमता में कम नहीं है, तो फिर इन्हें असमान क्यों? नो मैरिज नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं श्वेता। हम लोग प्लेटो के संदर्भ में बात कर रहे हैं, नारीवाद के संदर्भ में, तो मैं एक विचारधारा के दायरे में ये बात आपको बता रहा हूं। इस मकसद से नहीं बता रहा हूं कि जो मैं बोलूं आप उसे सही मान लें। भाई उसका भी तो दूसरा पक्ष होगा, लूप साइड होगा। हम एक तरफा तौर पे परंपराओं को खारिज कैसे कर सकते हैं, है ना? एक तरफा तौर पे हम परंपराओं को खारिज नहीं कर सकते। हाँ, बट हमें अपने विचारों में थोड़ी सी सुनम्यता तो लानी होगी, ये सोचते हुए कि दौर बदल चुका है, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर के अपने जीवन मूल्य हैं। आप उन जीवन मूल्यों को लंबे समय तक खारिज करते हुए सामाजिक व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेटो के शिष्य अरस्तु के दर्शन पर। नंदिनी करी हमारे यहाँ 12th करते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, अनुचित है नंदिनी, ये ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं लड़कियां क्या, लड़कों की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शादी ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों से ही हो रही है, लड़कों से हो रही है। तो बात तो दोनों तरफ हुई, ये गलत है। हम्म। निधि कर रही है सर, लिखवाएंगे नहीं, इसमें क्या लिखना है निधि? लिखवाने वाला कुछ था ही नहीं, या आपने बोर्ड वर्क किया है ना? ये सब कुछ पढ़ाया गया है आपको, आपके नोटबुक में होगा। अलग से लिखवाएंगे तो उसी का दोहराव होगा, और क्या है बताओ? समाज के तीनों वर्ग, तीनों वर्गों के बारे में तो लिखवाया ही हूँ। हाँ, गांव में ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि गांव में जागरूकता का अभाव है, सीधी सी बात है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा चीजें बदलेंगी। हाँ, 80। अच्छा, प्लेटो का योगदान। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान, ठीक किया आपने, याद दिला दिया। ये भी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो। आप कहोगे ना कि भाई प्लेटो ने विधिवत रूप से न्याय का सिद्धांत दिया,
बताओ ये प्लेटो का योगदान है कि नहीं? एक चाक चौबंद। शैक्षणिक योजना प्रस्तुत किया, है ना? शासन में शासन में ज्ञान की भूमिका को सर्वोपरि माना। ठीक है प्रवीण। राजनीतिक दर्शन को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसकी अध्ययन पद्धति कैसी है, मूल्यात्मक है ना। तो राजनीतिक अध्ययन में मूल्यात्मकता को इसने वरीयता दी ना। पहली बार इसने नारीवाद, फांसीवाद तथा साम्यवाद से परिचित कराया। जिसकी वजह से इसका दर्शन अन्य चिंतकों के चिंतन का आधार बना, है ना। तो यही सारा इसका योगदान है। ठीक है। देखो कम से कम इसने इस दर्शन को तो स्थापित किया ना कि हुकूमत पर अधिकतम धनवान, है ना, अधिकतम ताकतवर, अधिकतम महत्वाकांक्षी इत्यादि के नियंत्रण के स्थान पर, इत्यादि के दावे के स्थान पर अधिकतम बुद्धिमान व्यक्ति का दावा स्थापित हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो चूंकि फांसीवाद आपने लिख दिया तो उसमें निरंकुशतावाद आ जाएगा शिवेंद्र। तो इसी के साथ प्लेटो का चिंतन समाप्त घोषित किया जाता है। अब हम मूव करेंगे अरस्तु में। ठीक है। अच्छा उसके पहले एक चीज और जान लीजिए। प्लेटो के दर्शन को समझने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? द रिपब्लिक। यही है ना इसकी रचना। हम इसी के माध्यम से इसके चिंतन को समझते हैं। सौरभ, शिवेंद्र, प्रवीण, नंदिनी, अमित, ध्यान रखिएगा प्लेटो की एक और रचना है, वो तब की है जब प्लेटो काफी सुलझा हुआ हो गया, काफी सुलझ गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति सुलझते जाता है। सलाम। ठीक है।
एट प्रेजेंट प्लेटो कहाँ तक प्रासंगिक है देखो, पूर्ण रूपेण तो कहीं प्रासंगिक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसके विचार के जितने पक्ष हैं आंशिक रूप से किसी न किसी रूप में सारे प्रासंगिक हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जैसे मान लीजिए साम्यवाद की आप बात करें, तो चलो पत्नियों का साम्यवाद भले प्रासंगिक नहीं लगेगा, लेकिन संपत्ति का साम्यवाद तो आज भी प्रासंगिक है। शासन व्यवस्था में ज्ञान का समावेशन, बताओ प्रासंगिक है कि नहीं? अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नेता ही शासन चला देते हैं और नेताओं के लिए ज्ञान जैसी कोई योग्यता नहीं है। ये गलत बात है, केवल नेता ही शासन नहीं चलाते देश का। आप जैसे भविष्य के नौकरशाह, या अभी जो नौकरशाह हैं या पहले थे, वो चलाया करते थे। ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कई पक्ष शामिल हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नौकरशाहों के लिए तो योग्यता की व्यवस्था की ही गई है, आईएएस जैसी कठोर से कठोर परीक्षा पास करके बनना है। इसकी प्रासंगिकता तो अभी भी है शिक्षा की। राज्य नियंत्रित शिक्षा, स्त्री पुरुष सह शिक्षा, बताओ ये अभी भी प्रासंगिक है कि नहीं? कार्य विशिष्टीकरण, कार्य पृथक्करण यानी शक्ति पृथक्करण अभी भी प्रासंगिक है। ठीक है पवन, तो देखिए इसकी रचना द रिपब्लिक, निसंदेह इसके चिंतन का मुख्य स्रोत यही है, लेकिन इसकी एक और रचना है, वो इसलिए चर्चा में रहती है कि उस रचना में इसने अपने पूर्ववर्ती सारे विचारों को लगभग खारिज कर दिया है, और उस रचना का नाम है द लॉज। ठीक है रोहित, यहां ध्यान से समझो, लचीले कठोर में पड़े हुए हो। प्लेटो की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? द लॉज है। और मजे की बात यह है कि द लॉज के माध्यम से जब हम इसके चिंतन को समझने का प्रयास करते हैं, अपने ही पूर्ववर्ती विचारों को यहां खारिज कर देता है द लॉज में प्लेटो। और क्या करता है अब देखो, यहीं से अरस्तु की पृष्ठभूमि बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? द लॉज में इसने जो भी बातें कही है, हालांकि ध्यान रखिएगा फिर भी हम इसके चिंतन को समझने का आधार लॉज को नहीं बनाते, किसको बनाते हैं? रिपब्लिक को। लेकिन अरस्तु के चिंतन को समझने का आधार निस्संदेह प्लेटो की द लॉज है। गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु के अलग अलग पक्षों में से उसने एक पक्ष को महसूस किया। अब यहां देखेंगे द रिपब्लिक में प्लेटो का जो विचार है वो पूरी तरह से मूल्यात्मक दिखेगा। मूल्यात्मक, दार्शनिक। यहां पर द लॉज में इसका विचार कैसा दिखेगा आपको? व्यवहारिक, व्यवहारिक। और ध्यान रखिएगा अरस्तु विशुद्ध रूप से व्यवहारिक चिंतक है, तो अरस्तु को प्लेटो का कौन सा पक्ष पसंद आएगा? चिंतन का व्यवहारिक पक्ष, तो लॉज में प्रस्तुत किया गया है। अरस्तु इसका शिष्य है ना? प्लेटो की एक संस्था थी, एकेडमी, उसी का विद्यार्थी था अरस्तु। तो जब हम यहां अरस्तु को रखते हैं
तो हम पाते हैं कि इनके चिंतन का वह पक्ष जो मूल पक्ष है, जो रिपब्लिक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, अरस्तु इसकी आलोचना करता है। और वही इनके चिंतन का वह पक्ष जो लॉज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, अरस्तु इसका समर्थन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अरस्तु वाज इन वन हैंड द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो, while on the other hand the greatest critic of प्लेटो। अरस्तु जहाँ एक तरफ प्लेटो का सबसे महान शिष्य है, वहीं दूसरी तरफ प्लेटो का महान आलोचक भी है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्यों अरस्तु की ये स्थिति है प्लेटो को लेकर, अपने गुरु को लेकर? क्योंकि अरस्तु का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। व्यवहारिक होने के पीछे वजह है, अरे भाई कुछ जेनेटिक इम्पैक्ट भी तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि विद्यार्थी के ऊपर सारा इम्पैक्ट उसके गुरु का ही होगा, माँ बाप का भी होगा। इसके पिताजी विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जुड़े हुए हस्ती थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विज्ञान व्यवहारिकता और तथ्यात्मकता की वकालत करती है, चिंतन की वकालत नहीं करती। विज्ञान में फैक्ट्स पर बल दिया जाता है। तो पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस था इसके चिंतन पे। इसलिए प्लेटो के दर्शन को ये समग्रता में समझ पाया, विभिन्न पक्षों में समझ पाया, और इस स्थिति में आया या आ सका कि भाई जहां पर इनके चिंतन को स्वीकार करने जैसा है उसे स्वीकार करेंगे, जहां स्वीकार करने जैसा नहीं है उसे हम खारिज करेंगे, यानी आलोचना करेंगे। नतीजा ये हुआ, ये समर्थक और आलोचक दोनों की भूमिका में आ गया। वहीं अगर प्लेटो की हम बात करें, इनके गुरु के संदर्भ में इनके संबंधों की, यानी सुकरात के साथ, तो आप पाएंगे इन्होंने सुकरात का कतई विरोध नहीं किया, हू बहू सुकरात को एक्सेप्ट कर लिया 100%। सुकरात नीति शास्त्र के जनक थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने केवल दार्शनिक बातें ही की और सारा दर्शन उड़ेल दिया प्लेटो पर। प्लेटो ने उसे सहर्ष भाव से स्वीकार कर लिया और पॉलिटिकल फिलॉसफी के जनक बन बैठे प्लेटो। लेकिन प्लेटो को उसी रूप में अरस्तु ने एक्सेप्ट नहीं किया जिस रूप में प्लेटो ने सोक्रेटिस को एक्सेप्ट किया था। यही कारण है कि आप देखेंगे कि अरस्तु को ही प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये क्रेडिट न तो सुकरात को दी जा सकी और ना ही प्लेटो को, क्योंकि आज के राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है, अगर हम उस स्वरूप को देखें और उसकी तुलना प्लेटो और अरस्तु के चिंतन से करें, तो साफ साफ दिख जाएगा कि अरस्तु का चिंतन आज के राजनीति विज्ञान की पद्धतियों से ज्यादा मेल खाता है, अधिक मेल खाता है। बात करेंगे हम लोग कि क्यों अरस्तु को ही प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। हाँ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनती है? प्लेटो से ही बनती है। प्लेटो की एक अन्य रचना द लॉज, और मैं बता रहा था आपको, ये जो द लॉज है, इसमें प्लेटो ने जो भी विचार प्रस्तुत किया है, उन विचारों के माध्यम से द रिपब्लिक द्वारा प्रस्तुत अपने पूर्ववर्ती विचारों को लगभग इसने खारिज कर दिया है। जैसे पहला एग्जाम्पल तो हमने यही दिया कि द रिपब्लिक का स्वरूप मूल्यात्मक है, दार्शनिक है, वैल्यू ओरिएंटेड है, जबकि लॉज का स्वरूप फैक्ट ओरिएंटेड है। पहली बात। दूसरी बात, प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंदर दार्शनिक शासक के निरंकुश शासन का समर्थन किया है। जबकि द लॉज के माध्यम से प्लेटो ने
प्लेटो ने संविधान व कानून पर आधारित मध्य वर्ग के शासन को स्वीकार कर लिया है। यहां दार्शनिक शासक को भूल गया, निरंकुश शासन को भूल गया। क्यों? क्योंकि अब शासन कैसे संचालित होगा? कानून व संविधान के आधार पर। रिपब्लिक में क्या कहता है कि रिपब्लिक में कानून और संविधान का कोई औचित्य नहीं है। दार्शनिक शासक इतना ज्ञान और त्याग से ओतप्रोत है कि उसे किसी संविधान या कानून की आवश्यकता ही नहीं। ले रही है बात। लेकिन साथ में ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिल्कुल अस्थायी तौर पे आप रख लेंगे कि भले प्लेटो रिपब्लिक और लॉज के माध्यम से अलग अलग बातें करता है, लेकिन ये सत्य है कि भाई प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो तो रिपब्लिक ही है। आइडियल स्टेट। प्लेटो का आदर्श राज्य रिपब्लिक है और द लॉज इसका सब आइडियल स्टेट है। हिंदी में इसी को बोलते हैं उपादर्श राज्य। कैसा राज्य? उपादर्श राज्य। समझ रहे मेरी बात? अब बताओ, अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य से प्रभावित है कि उपादर्श राज्य से? बताइए। नेहा, शिवेंद्र, रोहित, सलोनी, श्वेता, अमित। अरस्तु प्लेटो के किस राज्य से प्रभावित है? आदर्श राज्य या उपादर्श राज्य? उपादर्श राज्य, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मुकेश, गुनगुन। हाँ, तो समझ पा रहे हैं आप? ईमानदारी से बताइए, अब आपको लग रहा है कि नहीं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है? अब देखो, प्लेटो के आदर्श राज्य में यानी रिपब्लिक में साम्यवाद की झलक दिखती है, फांसीवाद की झलक दिखती है, नारीवाद की झलक दिखती है। हर्षिब, कुश्मेश, महेंद्र, नेहा, कहानी। लेकिन इनके उपादर्श राज्य में ध्यान दीजिएगा, साम्यवाद को खारिज कर दिया गया है। साम्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इसके उपादर्श राज्य में नारीवाद भी संकीर्ण हुआ है, क्योंकि अरस्तु ही तो कहता है कि सार्वजनिक और घरेलू में विभेद होना चाहिए। महेंद्र, और सार्वजनिक और घरेलू में व्याप्त विभेद दीर्घ कालावधि में नारियों की हीन स्थिति के लिए जिम्मेदार बना, है ना?
अब देखो, संविधान, कानून इत्यादि का जहां शासन होगा, बताओ वहां फांसीवाद के लिए कोई स्कोप है? फांसीवाद तब जन्म लेता है जब संविधानवाद, कानून का शासन, इनको ताक पे रख दिया जाता है। तो अब आप अरस्तू की पृष्ठभूमि यहां समझ गए, इसका हवाला मैं आगे दूंगा, है ना? जब मैं अरस्तू का राज्य सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा, तो इन सारी चीजों का दोहराव देखने को मिलेगा। क्योंकि अरस्तू का जो आदर्श राज्य है, वो कुछ और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि प्लेटो का उपादर्श राज्य ही अरस्तू का आदर्श राज्य है। देख रहे हैं? प्लेटो का उपादर्श राज्य, जिसकी चर्चा द लॉज में की गई है, यही उपादर्श राज्य अरस्तू का आदर्श राज्य बनता है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हम लोग अरस्तू के चिंतन में कि भाई अरस्तू के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरस्तू, मतलब पहला फेसेट, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में, अथवा राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में। ठीक है? तो अरस्तू के दर्शन का ये पहला फेसेट होगा, पहला पहलू होगा। फिर हम बात करेंगे सेकंड फेसेट में अरस्तू का राज्य सिद्धांत। अरस्तू का राज्य सिद्धांत। और जब अरस्तू का राज्य सिद्धांत आप पढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इसी चर्चा की तरफ वापस लौट के आना पड़ेगा? तीसरे फेसेट में हम लोग पढ़ेंगे अरस्तू द्वारा प्रस्तुत संविधानों अथवा शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। संविधानों अथवा शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, अरस्तु संविधान, समाज और शासन प्रणाली में कोई अंतर नहीं करता। ठीक है? फिर हम बात करेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अब अगेन यहां पर दोहराव पाएंगे आप, है ना? थ्योरी ऑफ जस्टिस में याद होगा,
यूनानी न्याय सिद्धांत में मैं आपको पढ़ाया हूँ। हाँ जी, सही मायने में पॉलिटिकल साइंस एक विषय के रूप में अरस्तू के हाथों ही विकसित हुआ, है ना, समग्रता में। इसीलिए अरस्तू को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। हम लोग प्रमाणित करेंगे इसे चर्चा में। अब कल की क्लास लंबी है, तो कल मेरी कोशिश होगी कि 3 घंटे के सेशन में आपको अरस्तू से संबंधित सारा डायमेंशन समझा ले जाऊं, है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि कल में अरस्तू पूरा कर ले जाएं। फिर उसके बाद जब आधुनिक पाश्चात्य चिंतकों में आप प्रवेश करेंगे, तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मतलब 12-15 लेक्चर तो लग ही जाता है ना वेस्टर्न थॉट पे। और ये तब लगता है जब इनसे संबंधित तमाम चीजें यूनिट वाइज अलग अलग यूनिट में हमने पढ़ रखा है ना। आमतौर पे तो यही होता है ना कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर उछल कूद मचा के कभी यूनिट 1 का कंटेंट, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, ऐसे ऐसे करके पढ़ा जाता है। तो 4 महीने यही चलता है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे अरस्तू का क्रांति पर विचार। फिर हम बात करेंगे, न्याय सिद्धांत हो ही गया, संपत्ति पर विचार। हाँ, प्रतिकारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा है इसे। तो उसे फटाफट राउंड में रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। परिवार पर विचार, है ना। दास्ता के संदर्भ में विचार। नागरिकता का विचार हमने लिखा है कि नहीं? नहीं, वो भी लिख लो। नागरिकता पर विचार। और फाइनली कैसेट नंबर 10th, चिंतन के क्षेत्र में इसका योगदान। लिख लीजिए इसको। अब समझ लीजिए, ये 10 के 10 फेसेट्स अपने आप में अरस्तु चैप्टर पे आधारित क्वेश्चंस हैं। हो गया नंदिनी?
देखो जी, सलोनी, शशि, सलाम। मामला है अरस्तु को प्रथम राजनीति विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की या प्रमाणित करने की। मुकेश मुकेश का कहना है कि अगर हम हमारे यहाँ धर्म का प्रभाव कम होता तो वर्तमान में चिंतन के क्षेत्र में हम केंद्र में होते। हो सकता था, है ना, मतलब कयास तो लगा ही सकते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि राजनीतिक चिंतन में उन चिंतन परंपराओं का अधिक प्रभाव दिखता है आज के राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र के अंदर, जिनमें थियोक्रेटिक इम्प्रेशन कम है। तो इस आधार पे मुकेश बिल्कुल आप कयास लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता था। और भले केंद्र में नहीं होते, लेकिन चिंतन का जो क्षेत्र है वो संवर्धित जरूर होता, और अधिक संवर्धित होता, है ना। तो देखो, जब भी हम अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में प्रमाणित करते हैं, तो भाई उसके लिए कुछ आधार मानकर चलते हैं कि इसका आधार क्या होगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी। तो इसके लिए सबसे सिंपल साधन है कि वर्तमान में जो राजनीति विज्ञान है एक विषय के रूप में जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उसकी तुलना अरस्तु के चिंतन से की जाएगी। यही करेंगे ना। और जब हम देखेंगे कि हाँ भाई, अरस्तु के चिंतन से ये बहुत सुमेल खाता है, तो इसका मतलब वर्तमान राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो अध्ययन शैली है, अगर अरस्तु के चिंतन से मेल खा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु ही पहला वो विचारक है जिसे हम राजनीति विज्ञान के जनक की संज्ञा दे सकते हैं। अच्छा, अरस्तु के चिंतन को समझने का यहाँ स्रोत क्या है? अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स। इसकी रचना का नाम ही है राजनीति। तो इसी के माध्यम से हम लोग अरस्तु के चिंतन को समझते हैं, है ना। और अरस्तु की यह रचना यानी द पॉलिटिक्स किससे इन्फ्लुएंस्ड है? प्लेटो के द लॉज से इन्फ्लुएंस्ड है, रिपब्लिक से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तरफ आधुनिक राजनीति विज्ञान या फिर एक विषय के तौर पे राजनीति विज्ञान की जो भी विशेषताएं हैं उसकी तुलना हम किससे करेंगे? अरस्तु के चिंतन से करेंगे। और अरस्तु के चिंतन को कहाँ से ट्रेस करेंगे? इसके चिंतन को, तो इसके चिंतन को हम लोग ट्रेस करेंगे इसकी रचना द पॉलिटिक्स से। अब द पॉलिटिक्स में इसने जो भी बातें कही है, जो जो विचार दिया है, अगर उन विचारों का स्वरूप, उनका संदर्भ वर्तमान राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र से है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान लेंगे कि अरस्तु ही प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है, यही राजनीति विज्ञान का जनक है। कल जब हम लोग क्लास में मिलेंगे
अपने तय समय 11 बजे अब है। तो इसी बुनियाद पर विभिन्न तर्कों के माध्यम से हम यह प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि कैसे अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है ना। अब इसने अपने चिंतन के माध्यम से जो भी बताया, आज के राजनीति विज्ञान से वो कितना सुमेलित है। अंश करें सोफिस्ट क्या होता है। ये प्राचीन यूनानी समाज में भारी भरकम शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले शिक्षक थे, है ना। और साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी आप लोग करते चलिए। अगर पीछे का रिवीजन करना आप छोड़ दिए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब तक चले तब तक कम से कम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ही सही रिवीजन जारी रखिए, है ना। सोफिस्टों के ऊपर कई बार बात हुई है, रिवीजन नहीं करने की वजह से ये पूछना पड़ रहा है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।